नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वी एडू करियर। और ये जो वी एडू करियर जो चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, ये वी एडू करियर ख़ास तौर पर मैंने मुझ जैसे ही कुछ साथियों के लिए और मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है, जिनको मैं घर बैठे कुछ अच्छा मुहैया करवा सकूं, उपलब्ध करवा सकूं। तो फ़िलहाल जैसे आप सभी को पता ही है कि रीट की जो विज्ञप्ति है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है वो हाल ही रिलीज़ हो चुकी है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आने वाली है, एलडीसी की वैकेंसी भी आने वाली है, कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल के जो वैकेंसी है उसके पेपर की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। वीडियो का रिज़ल्ट आने के बाद मेंस का एग्ज़ाम भी इसमें लगना है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हमारे सामने हैं, जिन पर आगे प्रोसेस जारी रहेगी। और फ़िलहाल जो मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ वो जीके वाले पोर्शन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में जीके के तौर पर काम में आएंगे। हालांकि हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं वो 8th क्लास की एसएसटी की जो बुक है उस एसएसटी की बुक से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स होती हैं उन बुक्स का एक अपना ही महत्व होता है हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने इस बुक के 3 चैप्टर्स को रीड कर लिया है, 3 चैप्टर्स को समझ लिया है। और आज हम अगले चौथे चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यानी ये आदिवासी और दीकू दो अलग अलग तरह की जनजातियां हैं, और उसके बाद एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आप वीडियो को कंप्लीट किया करें, वीडियो को पूरा किया करें। और दूसरी बात, आप अपने चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप अपने चैनल को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में दिया गया है। 1995 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। ये शुरुआत में एक उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके आधार पर आप इस पाठ की रूपरेखा को समझ पाएंगे। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं, जो कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। यानी जितने भी लोग ऐसे हैं, उसने क्या कहा कि भगवान ने उसको लोगों की रक्षा के लिए और उनको दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए, यानी जो लोग हैं जिनको रक्षा की आवश्यकता है उन लोगों की रक्षा के लिए, और उन्हीं लोगों को दीकुओं, जिनको बाहरी लोग कहा गया है, उनकी गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए उसको भेजा गया है। कुछ समय के भीतर हज़ारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानने लगे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो ये तो शुरुआत से चलती है, ये एक परंपरा है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जब शुरुआत होती है तो शुरुआत ऐसे ही होती है, और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। ठीक वैसी चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। वे सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनके उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। यानी इसमें यह बताया गया है कि ये जो मुंडा परिवार में जन्मा हुआ बिरसा है, ये लोगों की समस्याओं और ख़ास तौर से किस तरह की समस्याएं जो अंग्रेज़ शासन के कारण उत्पन्न हुई। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वहाँ पर हमने ये देखा था कि जितने भी आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जितने भी अपनी खेती करने वाले लोग हैं, वे सभी लोग अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू की जाने वाली नई नई नीतियों की वजह से काफ़ी पिछड़ गए थे, या अपनी खेती को छोड़ करके दूसरी तरफ जाने लग गए थे, दूसरी ओर आकर्षित होने लग गए थे। ये चीज़ हमने वहाँ पर देखी हुई थी, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। और उसी समस्या से निजात दिलाने के लिए, उसी समस्या को दूर करने के लिए ये जो
बिरसा है, वो बिरसा क्या कर रहा है, उन आदिवासियों का समर्थन कर रहा है, उनका एक नेतृत्वकर्ता बन गया ताकि वे लोग अपना आंदोलन सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो नीचे चित्र दिया गया है, चित्र के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। यानी उन महिलाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया एक तरह से कि ये जो आदिवासी महिलाएं हैं ये किस तरह से अपना जीवन यापन करती हैं। तो इसी चैप्टर के बारे में जो हमने अभी पढ़ा, रूपरेखा हमने देखी कि आखिरकार ये चैप्टर किस बारे में है, उसी में आगे पढ़ते हैं। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। यानी जितने भी आदिवासी इलाके वाले क्षेत्र हैं या आदिवासी लोग हैं वे सारे ब्राह्मणों के द्वारा निश्चित कर दी गई, जो काफ़ी टाइम तक जिन्होंने शासन चलाया अपना, या काफ़ी टाइम तक जिन्होंने समाज पर अपना नियंत्रण करके रखा, उन ब्राह्मणों से कुछ अलग रीति रिवाज और कुछ अलग रस्मों का ये पालन करते हैं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। यानी जैसे आमतौर पर जो समाज होता है उस आमतौर पर हम उस समाज में जाति के नाम पर एक दूसरे से पिछड़े हुए रहते हैं, अलग रहते हैं, भेदभाव करते हैं, या फिर गहरे सामाजिक भेदभाव भी हमारे बीच उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इन आदिवासी ज़िलों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। यानी जितने भी आदिवासी थे वो एक परिवार के रूप में दिखाई देते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहाँ पर 5 परिवार एक साथ रहते हैं या 10 परिवार एक साथ रहते हैं तो उन परिवारों के बीच किसी तरह का आर्थिक या सामाजिक फ़र्क नज़र नहीं आता था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक फ़र्क होते हुए भी वे सब एक परिवार के रूप में नज़र आते थे। ये चीज़ उन आदिवासियों की एक विशेषता है। तो ये जो जनजातीय लोग हैं, ये जीवन जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे, अपना जीवन किस तरह से जीते थे, उसके बारे में आगे दिया गया है कि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तरह तरह की गतिविधियों से मतलब कि कोई खेती अलग तरीके से कर रहा है, कोई खेती अपने हिसाब से कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति अपने सामाजिक जनजीवन को अलग तरह से जी रहा है। उस तरह के भेदभाव या उस तरह के फ़र्क जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है झूम खेती के बारे में कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये झूम खेती किया करते थे। अब ये झूम खेती के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, कुछ में से जो पीछे कहा गया कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर उन परिवारों में कोई भेदभाव नहीं था, ये कहना अनुचित होगा, गलत होगा। तो उनमें से कुछ समुदाय तो ऐसे थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। और घुमंतु खेती का मतलब, मान लो 4 महीने एक जगह पर खेती कर ली, यहाँ पर परिस्थितियाँ बदली, खेती नष्ट हुई, दूसरी जगह चले गए, 4 महीने वहाँ खेती की, फिर वापस से आए, 4 महीने फिर वापस कहीं और खेती कर ली, 6 महीने कहीं और खेती कर ली, फिर तब तक यहाँ की परिस्थितियाँ वापस अनुकूल हो गई तो यहाँ आकर के वापस खेती करने लग गए। इसी को घुमंतु या झूम खेती या कृषि कहा गया। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे। यानी जैसे ये बड़े बड़े पेड़ हैं तो इनकी वजह से जो नीचे ज़मीन है उस पर धूप नहीं पहुंच पाती थी। इस वजह से ये क्या करते थे, इन पेड़ों का ऊपरी हिस्सा काट देते थे। यानी बिल्कुल वृक्ष का नीचे तक उसको काटने के बजाय केवल ऊपरी हिस्सा काटते थे ताकि उस पर समय के अनुसार वापस से पत्तियां आने लगें और तब तक ये लोग अपना स्थान वापस बदल लेंगे खेती करने के लिए। ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को ज़मीन पर छिड़क देते। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन के ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस
खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे कटवाकर वे दूसरी जगह चल पड़ते जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल परती पड़ी रहती थी। ये जो परती शब्द यहाँ पर आया है, इसका मतलब ब्रैकेट में इधर दिया भी गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है? परती का मतलब है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। कि उन्होंने क्या बताया कि जैसे ऊपरी बड़े बड़े पेड़ जिनका ऊपरी हिस्सा काट दिया, नीचे घास फूस है उसको जला दिया और कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो ऐसे में ये जो राख है उससे वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। फिर उन्होंने यहाँ पर फसल उगाई, फसल को काट करके वो वैसे ही ठूंठ वगैरह उसके छोड़ जाते थे और वो भूमि जो है उसी के ठूंठ वगैरह के मिट्टी के वापस मिलने पर वो भूमि वापस धीरे धीरे उपजाऊ बन जाती थी और उस ज़मीन को उस समय के लिए क्या कह दिया था? परती ज़मीन। फिर आगे इसमें एक साल एक पेड़ का नाम आएगा और महुआ एक फूल का नाम आएगा जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ से उन्होंने अभी तक फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी, यानी कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता था। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। पूर्वोत्तर का मतलब जिधर अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है, बंगाल है, वो सारे क्षेत्र पूर्वोत्तर वाले ही कहलाएंगे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे, यानी उनका जो खेती करने का और अपना जीवन यापन करने का जो तरीका था वो यही था कि वो इस प्रकार से घुमंतु खेती करें और अपने जीवन को अपना जीवन इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। नीचे जो चित्र दिया गया उसके बारे में बताया गया। डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पतले बनाई जाएंगी। तो पतले बनाने में जो पत्ता काम में आता है, जो वृक्ष काम में आता है, वो कौन सा है? पंडानू। यानी पंडानू का जो पत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है और मुलायम भी होता है, तो अपने हिसाब से उसको जोड़ तोड़ करके और पत्तल बनाना सहूलियत भरा रहता है। तो कुछ शिकारी और संग्राहक थे, यानी जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि कुछ लोग तो वह हैं, कुछ समुदाय तो वे हैं जो घुमंतु खेती करते हैं। अब कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है जो शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। ये एक प्रश्न बन सकता है कि उड़ीसा में निम्न में से कौन सा समुदाय पाया जाता है? तो खोंड समुदाय है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लग जाता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। तो अभी जो थोड़ी देर पहले शब्द आया था साल और महुआ, साल एक तरह का पेड़ और महुआ एक तरह का फूल है जिससे शराब भी बनाई जाती है, उसको खाया भी जाता है। तो साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, यानी वो ये वैद्य वगैरह या डॉक्टर वगैरह के चक्कर वाला सिस्टम इनके पास नहीं था। आदिवासियों की यही खासियत है कि वो जंगल में ही अपना पूरा जीवन ढूंढ लेते हैं, यापन कर लेते हैं और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही करते थे। यानी जो पीछे हमने देखा पलाश का फूल और कुसुम का फूल, इनका काम क्या? रंगाई के लिए। और ये जो पलाश है इसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि प्लासी का जो युद्ध है उसका उस जगह का नाम पलासी पड़ा ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर पलाश का जो फूल है वो काफ़ी मात्रा में मिलता था, तो इसकी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? प्लासी। और वही प्लासी जो है वो रंगाई के अंदर उसके फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे कहाँ से प्राप्त होंगे? खोंड समुदाय के लोगों से। यानी वो जो कुछ लोग हैं वो संग्राहक का मतलब कि वो जंगलों से कुछ चीज़ें, आवश्यक वस्तुएं जुटा करके अपने काम भी लेते थे, आपसी बाज़ार में या जो नज़दीकी बाज़ार होता था उसमें बाज़ार में बेचते भी थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? यानी ये चीज़ तो हमने देख ली कि ये इस तरह से जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन
ये अपना जीवन कैसे चलाते थे? केवल महुआ और प्लास जो है उसके फलों को या उसके पौधों को खा करके या उसका तेल खा करके तो ये लोग जीवित नहीं रहते होंगे। तो ऐसे में वो चावल और अन्य अनाज कहाँ से उनको प्राप्त होता था? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, जिसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं कि हमारे पास प्लास का फूल है, इसको ले लो, हमें चावल दे दो। या हमारे पास मतलब एक तरह से वस्तु विनिमय जब वो कर रहे हैं तो वो महुआ का फूल जो है वो उसको भी बेच करके आ सकते हैं, उसके बदले अनाज जो वो खाएंगे वो ला सकते हैं। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। और ये मुट्ठी भर आमदनी कौन सी? जो प्लास वगैरह के फूल नज़दीकी बाज़ार में बेच करके आ रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली आमदनी। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। ये सारे उनकी आजीविका के साधन थे। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते, यानी एक समय ऐसा भी आता होगा कि वनों में जो उत्पादित होने वाली वस्तुएं हैं उनमें कमी आ जाए, तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। ये बेगा जो है वो एक जनजाति है, जनजाति का नाम है बेगा। तो वे दूसरों के यहाँ काम करने से कतराते थे और वे क्या करते थे? जंगल की ही संतान मानते थे स्वयं को, यानी हम जंगल में ही रहेंगे, हम किसी और जगह पर काम करने नहीं जाएंगे, ऐसा, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी कि हम मजदूरी नहीं करेंगे, भले ही भूखे मर लेंगे। इस तरह की विचारधारा उनकी थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते और भारी कीमत पर उन्हें चीज़ें बेचते। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। यानी उनके पास अगर भोजन करने के लिए चावल वगैरह उपलब्ध नहीं है तो वैसे में क्या करेंगे? या तो किसी महाजन के पास जाएंगे जहाँ से वो पैसा उधार ला करके वस्तु खरीद के लाएंगे, और या फिर किसी व्यापारी के पास वो अपनी वस्तु बेच देंगे जो उनसे उनकी लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए सस्ते में उनसे वस्तुएं खरीद लेगा। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों के बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो उनका ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता था वे लोग उनको दुश्मन ही नज़र आएंगे। तो ऐसे में आदिवासी जितने भी थे, वो आदिवासी जो वस्तुओं पर निर्भर थे कि जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के आधार पर वो अपना जीवन चला रहे हैं और जीवन चलाते हुए वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग उन्हें धन ऋण उधार दे देते थे या धन उधार देते थे और बदले में एक भारी ब्याज रकम उनसे वसूल करते थे, वे लोग भी उनके लिए दुश्मन के समान थे। और ऐसे व्यापारी जो अपनी वस्तु भारी कीमत पर बेचते थे और उनसे वस्तुएं सस्ते में खरीद लेते थे, वे भी उनके लिए एक तरह से दुश्मन के समान थे। अब इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो केवल जानवर पालते थे। यानी 3 तरह के हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। पहले वे लोग हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी वगैरह भी कर लेते हैं। दूसरे वे लोग हैं जैसे बेंगा जाति के बारे में आया कि वो मजदूरी नहीं करते थे, वे केवल अपनी फसलें वगैरह बेचना वगैरह या जंगल से प्राप्त होने वाली चीज़ों के ऊपर ही आश्रित होते थे। और तीसरे वे जो जानवर पालते हैं। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। यानी शुरुआत में जैसे हमने झूम खेती के बारे में देखा तो कुछ तो ऐसे थे जो झूम खेती पर निर्भर थे, कुछ ऐसे हैं जो व्यापारी वगैरह पर निर्भर थे कि अपनी फसल या जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तु व्यापारी को भेज दिए, मुआवजा ले, या फिर जो महाजन है उनसे उधार ले लिया। अब ये वे लोग हैं जो जानवरों पर निर्भर थे, यानी मौसम के हिसाब से ये क्या करते थे, अपने जानवरों को आज ये यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं, अनाज वगैरह उपलब्ध चारा वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे ही यहाँ चारा खत्म होगा ये यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे और वहाँ अपना ठिकाना बना लेंगे कुछ समय के लिए, तब तक वापस इस वाली जगह पर घास वगैरह पैदा हो जाएगी। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते।
पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी फ़िलहाल यहाँ पर जो बातें खास तौर पर दी गई हैं उनमें से जो पढ़ने लायक या जो याद रखने लायक है, हमारे लिए जो नोट्स बनाने लायक है वो क्या है। एक तो पहली चीज़ ये कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर कहलाते थे, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया कहलाते थे जो गाय भैंस के झुंड पालते थे, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग जो गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल जो बकरियां पालते थे। इस तरह से इन जनजातियों को विभाजित किया गया था। शिकार का वक्त और बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, इसके बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बताया गया है कि शिकार का वक्त उनके लिए क्या होता था, खेतों में जाने का वक्त उनके लिए क्या होता था। उससे पहले फ़िलहाल ये कुछ लोग जो एक जगह खेती करते थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चैप्टर आज का वीडियो ख़त्म होने से पहले तक, और उसके बाद अंत में जो एक पैराग्राफ अलग से दिया गया है उनके जाने का वक्त क्या होता था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बेवड़ दिया उसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, यानी मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती करते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है शब्द क्या, बेवड़। अब कुछ लोग वे हैं जो एक जगह खेती करते थे। शुरुआत में घुमंतू खेती वाले हैं जिसको झूम खेती कहा गया। फिर कुछ वो हैं जो जंगलों पर ही निर्भर हैं और कुछ वो थे जो जानवर पालते हैं। घुमंतू जनजीवन ही जीते हैं लेकिन जानवर पालते हैं। अब कुछ लोग वे हैं जो एक ही जगह पर खेती करते हैं। तो 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते रहते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। यानी पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था ना, अलग अलग तरह की महलवारी रैयतवारी व्यवस्थाएं वगैरह भी आई थी, उन व्यवस्थाओं के आधार पर उनको ज़मीन भी प्राप्त होने लग गई थी। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, यानी किसी एक परिवार का उस पर अधिकार न होकर के पूरे कबीले का उस पर अधिकार होता था। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते, कुछ मुखिया बन जाते और बाकी उनके अनुयायी। तो ऐसे में जो मुखिया होगा उसका सिक्का ज़्यादा चलेगा, और सिक्का ज़्यादा चलेगा तो जाहिर तौर पर उसकी सुनवाई या उसका दबदबा ज़्यादा होगा और वो ऐसे में ज़मीन का मालिक सबसे पहले बन जाएगा। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। तो ये बटाई का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर 100 क्विंटल अनाज पैदा हुआ तो उसमें से उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि खेती करने वाला जो मज़दूर है वो 30% रखेगा या 50%, और जो जिसकी ज़मीन है वो 70% रखेगा या 50%। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे, क्योंकि शिकारी संग्राहक और घुमंतू खेती करने वाले जो लोग हैं उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है कि वे अगले साल उस जगह पर मिलेंगे या नहीं। तो ऐसे में अंग्रेज़ सरकार, अगर मान लो ब्रिटिश सरकार उनके लिए कुछ सहूलियत जुटाए या उनके लिए सुविधाएं जुटाएं, तो ऐसे में अगली बार वो सुविधा काम आएगी या नहीं इस पर संशय होता था। तो ऐसे में वे लोग उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे जो शिकारी संग्राहक और घुमंतू खेती करने वालों से अलग थे, जिनको गोंड और संथाल कहा गया। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे ही रहे तो ऐसे में ये लोग केवल और केवल जंगलों पर ही निर्भर होकर के रह जाएंगे। ये अंग्रेज़ों के अफसरों के द्वारा सोची गई एक सही बात थी या सही दिशा में उठाया जाने वाला एक कदम था। आगे जो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े इसके बारे में कल वाली क्लास में, आगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ईंधन के लिए लकड़ी ली जाती है। संथाल लकड़ी का चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बेगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। फ़िलहाल इस पैराग्राफ को मैं पढ़ देता हूँ, शायद इसमें भी कुछ आपके लिए मतलब का निकल आए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में
समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और होंड समुदाय के बीच बिताया और एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है कि उन्होंने आखिरकार किस तरह से ये बताया है कि इनके बीच काम का बंटवारा किस तरह से होता था। तो चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। यानी ये काम हो गए दोनों के अलग अलग कि महिलाएं जो हैं वो तो क्या करेंगी, बचे खुचे ठूंठों को काटेंगी या उनको इकट्ठा करेंगी, और पुरुष जो हैं वो बड़े पेड़ों को काटेंगे और शिकार करेंगे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल होता था। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती और महुआ के बीज इकट्ठा करती। मध्य भारत के आदिवासियों के बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में, ये चैत्र जो दिया गया है ये चैत्र महीने का नाम है, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती। आदमी शिकार पर जाते रहते लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। ज्येष्ठ महीने में बुआई होती थी और शिकार चला करता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे क्योंकि उस समय पर आषाढ़ में बारिश का समय शुरू हो जाता था। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी, जिसको हम पौष का महीना भी कहते हैं। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। नया बेवड़ मतलब एक नया क्षेत्र जहाँ पर उनको वापस से खेती वगैरह करनी है। इस दौरान शिकार और चीज़ों का संग्रह हो जाने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की ज़रूरत पड़ने लगती थी, यानी फिर फसल जो है वो समाप्त होने लगती थी, तो ऐसे में वन उत्पादों की आवश्यकता पड़ने लग जाती थी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर का पहला अंश, जो कि आदिवासियों के बारे में दिया गया है कि आदिवासी आखिरकार कौन थे, दीकू कौन थे और उनके लिए एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसके विषय में आगे नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने ये पढ़ लिया कि आदिवासी जो हैं उनमें से कुछ झूम खेती करने वाले हैं, कुछ जंगलों पर निर्भर रहने वाले हैं, कुछ जानवरों का पालन करने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्थायी कृषि भी करते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी के नए सब पॉइंट्स के साथ। और उससे पहले एक बार फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़िलहाल धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।